यार जिनी, तुझे पता है आईपीओ में कभी लॉस नहीं होता है। पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यार मैंने तो यही सुना था, वैसे मुझे आईपीओ के बारे में पता नहीं है। देख, पूजा ने इस आईपीओ मास्टर क्लास में आईपीओ के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऐसे लास्ट तक देख ले, तू भी आईपीओ का मास्टर बन जाएगा। चल देखते हैं, और आप लोग प्रॉफिट चेन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं या फिर शेयर मार्केट के एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, दोनों ही कंडीशन में आईपीओ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हाई रिटर्न दे सकता है, वो भी सबसे कम टाइम में। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसको शेयर मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी होती है, प्लस एक्सपीरियंस भी होता है, प्लस वो साइकोलॉजिकल गेम को समझ चुका होता है कंपेयर टू न्यू ट्रेडर। बट आईपीओ ऐसा नहीं है। आईपीओ में चाहे एक्सपीरियंस हो या न्यू हो, सबको सेम रिटर्न मिलेगा सेम टाइम में। इसमें सब बराबर है, बस आईपीओ में थोड़ा लक फैक्टर है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे पूजा ये क्या बोल रही है, तो आइए शुरू करते हैं आईपीओ का मास्टर क्लास, जिसमें मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स को कवर करूंगी जो कि आईपीओ से रिलेटेड आपकी पूरी नजरिए को बदल देगा। और अब जब आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आप भी आईपीओ के एक मास्टर बन जाएंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे अपनी सिटी से। स्टार्टिंग में आपकी सिटी में आपने सेल किया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अब आपका बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है। तो क्या करते हैं, पहले आप लोकल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। लोकल इन्वेस्टर जब आपको पैसे दे देते हैं, फिर आपको और आगे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मतलब अब आपको अपनी सिटी के बाहर भी जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपको इन्वेस्टर्स मिलते रहते हैं और आप जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब अपने बिजनेस को बहुत ही पैन इंडिया लेवल पे जो है आगे लेके जाना ही होगा। फिर आप जाते हैं शार्क टैंक में। वहां आपको पैसा, पब्लिसिटी दोनों मिलता है और आपका बिजनेस चल जाता है। फिर आप अपने शार्क टैंक की डील को भी पूरा कर लेते हैं, और अब आपका जो एम है वो काफी ऊपर चला गया है। अब आपको 100-200 करोड़ की नहीं बल्कि कुछ हजार करोड़ की जरूरत है, जो कि शार्क टैंक से भी आपको पूरा नहीं होने वाला है। फिर आप जाते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास, जो कि कोई इंडिविजुअल आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन होता है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। इस स्टेज तक आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड तो बन ही चुकी होगी, क्योंकि आप जो इन्वेस्टर्स हायर कर रहे हैं उनके बदले में आप उनको जो है शेयर्स दे रहे हैं, मतलब कि वो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में जो है पार्टनरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से भी जो है जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बिजनेस को जो है बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाना होगा। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि अपनी प्राइवेट कंपनी, जो आपकी कंपनी है, उसको आप पब्लिक लिमिटेड कर देते हैं। मतलब आप सेबी के पास जाते हैं, वहां पे अपने बिजनेस का पूरा ब्यौरा देते हैं, पूरी बैलेंस शीट और सब कुछ A to Z जो है पूरी डिटेल देते हैं। उसमें आप अपनी भी डिटेल देते हैं कि आपके पास कितनी होल्डिंग है, बाकी इन्वेस्टर्स के पास कितनी होल्डिंग है, मतलब पूरा एक कंपनी का पूरा लेखा जोखा सेबी के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि मुझे जो है अब पब्लिक से पैसे चाहिए, और मेरा जो है इतना इतना शेयर मैं पब्लिक को इशू करूंगा, और मैं जो है इतने शेयर्स को रिलीज करने वाला हूं पब्लिक के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक लिमिटेड बनती है और पब्लिक से पैसा उठाने आती है, वो होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब वो जो है पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स और उसके बदले में वो पैसा उठाती है। जो कंपनी हमसे पैसे लेती है, जो आईपीओ लाती है, उसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा या तो कंपनी को जाता है या ओएफएस के थ्रू उनके इन्वेस्टर्स को जाता है। तो ओएफएस एक पूरा अलग टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, उसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में कवर कर लूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल आप अभी के लिए ये समझिए कि जो तो कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना आईपीओ लेके आती है जिसमें हम पैसे लगाते हैं, तो वो कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर ओएफएस के थ्रू उनके जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एग्जिट दिया जाता है। तो दो काम के लिए हमारे पैसे को यूज किया जाता है। आपको ये समझना है कि कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक में लिस्ट होती है और पब्लिक उसमें पैसा लगाती है शेयर मार्केट में, तो उसी को हम लोग आईपीओ कहते हैं। अब अगर आप लोग बिल्कुल न्यू है तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कब आईपीओ लेके आ रही है। सिंपल है, आपके डीमेट अकाउंट से पता चलेगा। डीमेट अकाउंट चाहे आप किसी भी कंपनी का यूज करते हैं, डीमेट अकाउंट में प्रोडक्ट सेक्शन में जब भी आप जाएंगे वहां आईपीओ का एक सेक्शन होगा। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक जो करंट में आईपीओ चल रहे होंगे और एक जो फोर्थ कमिंग होंगे, मतलब आने वाले आईपीओ होंगे। दोनों सेक्शन आपको जो है वहां पे शो होगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो लिंक आपको डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो मुझे आईपीओ पता चल गया क्या होता है और ये भी पता चल गया कि कौन सी कंपनी कब आईपीओ लेके आ रही है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए? तो इस सेक्शन को आपको डिटेल में ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है यही सबसे मेन टॉपिक है। अगर आप गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर जो है आपको लॉस भी हो सकता है, और हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो सब पैसे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए सीख रहे हैं, ना कि लॉस करने के लिए। अब हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए हमें 4 चीजों का ध्यान देना होगा। पहला जानना होगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। देखिए कोई भी कंपनी जो है उसका अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर उसकी कमाई या फिर रेवेन्यू भी अच्छा नहीं होगा। तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो जानना जरूरी है। उससे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, कहाँ की है और वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। अगर उनका प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडिंग होगा और प्रोडक्ट अच्छा होगा, तभी जाके वो जो है प्रॉफिट कर पाएंगे, और वो प्रॉफिट करेंगे तभी उनके शेयर्स आगे जाएंगे और हम भी प्रॉफिट कर पाएंगे। तो पहला नंबर ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किस सेक्टर का है या फिर वो प्रोडक्ट कैसा है। आजकल एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आजकल जो एनर्जीज के प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। बैटरी के जो प्रोडक्ट्स है एनर्जी से ही रिलेटेड है, वो जैसे ईवी का हो गया, सोलर पैनल हो गया, इन सब के जो भी आईपीओ आए हैं पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो हर समय जो है अलग अलग सेक्टर का एक डिमांड होता ही है। खैर सेक्टर की तो बात अलग है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी जो है कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी, फिर आप प्रॉफिट कर पाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना ही चाहिए वो है कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंपनी ने कितना लोन लेके रखा हुआ है, कंपनी की लाइबिलिटीज मतलब कितनी है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, मतलब उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने सारे उनके मतलब ऐसी चीजें हैं जो उनकी अपनी है, उनके एसेट्स कितने हैं। उसके बाद उनको आपको ये देखना होता है कि वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, मतलब उनकी सेल कितनी है, उसमें वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। ये जो सब चीजें हैं ये सब मिलके फंडामेंटल एनालिसिस बनती है, और फंडामेंटल एनालिसिस से ही आप किसी कंपनी के बारे में जान पाते हैं कि कंपनी फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं है, फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। देखिए एक तो आपने जाना प्रोडक्ट, दूसरा जाना आपने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट वगैरह, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ प्रॉफिट के लिए ही आए हैं। आईपीओ में अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका रीजन प्रॉफिट ही है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी तो हम प्रॉफिट करेंगे। तो इस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। हालांकि फंडामेंटल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पी रेशियो हो गया, फिर उनका EBITDA कितना है, मार्जिन कितना है, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, कंपनी का एक्सपेंस कहाँ कहाँ जा रहा है। वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ मेन चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का कर्ज कितना है, और वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बढ़ते जा रहा है, कंपनी साल दर साल बढ़ती जा रही है। कम से कम 3 साल का जो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट वगैरह तो चेक करना ही चाहिए। दूसरा आपको देखना चाहिए कंपनी के जो एसेट्स हैं वो साल दर साल बढ़ रहे हैं कि नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है कंपनी का रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है कि नहीं। ये 3 चीजें जो है आपको श्योर देखनी ही चाहिए। साथ में आपको चौथी चीज जो ध्यान देनी चाहिए वो आपको लाइबिलिटी टू एसेट्स का रेशियो आपको ध्यान में देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पे कर्ज ज्यादा है और उसके एसेट्स कम है। ये चीज आपको जरूर चेक करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी वही होती है जिसके एसेट्स ज्यादा हो और लाइबिलिटी कम हो। जिसका कर्ज कम होगा, एसेट ज्यादा होगा, तो फिर वो कंपनी फंडामेंटली सेफ मानी जाती है, और रेवेन्यू तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इन सबको मिला के फंडामेंटल एनालिसिस बनता है, जो आपको जरूर चेक करनी चाहिए। जब फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी पास होती है तभी आपको उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी आगे और भी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे आपको आईपीओ अप्लाई करते समय सब्सक्रिप्शन स्टेटस तो चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने से ये नहीं पता चलता है कि आपको उसमें प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस ही होगा, लेकिन इससे एक आइडिया मिलता है कि जो कंपनी का आईपीओ, जो कंपनी अपनी आईपीओ लेके आई है उसका डिमांड कितना है, मार्केट में उसका डिमांड कितना है। मान लीजिए कि प्रॉफिट चेन अपना जो है आईपीओ लेके आ रही है, 100 करोड़ का जो है इशू प्राइस उसका रखा गया है, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई किया है 200 करोड़ का जो है उनके आईपीओ फिल हुए हैं। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोग आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि आप 100 करोड़ मांग रहे थे, आपको 200 करोड़ मिल रहा है, मतलब 2 गुना आपका जो है आईपीओ सब्सक्राइब्ड हो चुका है, मतलब डिमांड ज्यादा है। तो सब्सक्रिप्शन से कहीं ना कहीं ये चीज पता चलती है, जो भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है, और खासकर आज के टाइम में अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो उस आईपीओ की तरफ तो आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी में गड़बड़ है,
कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड नहीं है, तभी वो अंडर सब्सक्राइब्ड है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी एक मेन पार्ट है ये जानने का कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और कौन से में नहीं। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब भी कोई कंपनी जो है अपनी आईपीओ लेके आ रही होती है या फिर लाने वाली होती है, तो कुछ टाइम पहले से ही मार्केट में जो है, ग्रे मार्केट में उसकी वैल्यू लगने लगती है कि उसका एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा। फिर से मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ। मान लीजिए कि प्रॉफिट चेन अपना आईपीओ ला रही है और उसका जो एक शेयर है वो 20 रुपए पे ऑफर किया गया है, ठीक है। ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो चल रहा है 5 रुपए, मतलब मैंने अपना आईपीओ लाया 20 रुपए पे, ग्रे मार्केट में 5 रुपए चल रहा है, मतलब 5 रुपए 20 प्लस 5 25 रुपए पे चल रहा है। तो मतलब आपको एक शेयर पे जो है 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब क्या है, मेरे आईपीओ की डिमांड ज्यादा है, मतलब एक पे 5 रुपए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली बढ़ते रहते हैं, डेली घटते रहते हैं डिमांड के हिसाब से। मान लीजिए प्रॉफिट चेन का आईपीओ आया और 1 तारीख को प्रीमियम था 5 रुपए, ग्रे मार्केट प्रीमियम था 5 रुपए, फिर बढ़ गया 7 रुपए हो गया, फिर 10 रुपए हो गया, फिर 12 रुपए हो गया, फिर एक दिन ऐसा आया कि 12 रुपए से घट के फिर से 10 रुपए पे आ गया, फिर 7 रुपए पे आ गया, फिर 10 रुपए पे। तो ऐसे करके बढ़ते घटते रहते हैं। जिस आईपीओ का जो डिमांड बढ़ता रहता है तो प्रीमियम भी बढ़ते रहते हैं। अगर कभी किसी आईपीओ का डिमांड घटा तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घट जाता है। तो आपको अप्लाई करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है कि नहीं। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि एक लॉट में आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि 5 रुपए अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब 20 रुपए प्लस 5 रुपए 25 रुपए, मतलब एक शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे ही कंपनी में ग्रे मार्केट प्रीमियम से ही पता चलता है कि इस आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको याद रखिएगा और इसको ही देख के सोच समझ के जो है कंपनी को चूज कीजिएगा कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, शेयर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि 0 लॉस हो और 100% प्रॉफिट हो। हर प्रोडक्ट में, हर चीज तरीके के ट्रेडिंग में, हर तरीके के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ना थोड़ा जो रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो 100% कुछ भी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि आईपीओ में जो है लॉस नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है आईपीओ में भी लॉस हुआ है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि लॉस नहीं होता है और मैं चाहे जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दूं मेरे को तो प्रॉफिट ही होना है, ऐसा नहीं होता है। ये गलती मत कीजिएगा। जो भी चीज है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, अपने लिए एक अच्छी कंपनी जो है चूज कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए और तभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। अभी जो है लॉस का ताजा ताजा जो एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ, Hyundai का आईपीओ, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली शानदार है, लेकिन फिर भी जो है इसमें आपको लॉस देखने को मिला है। जिनको अलॉटमेंट मिला होगा, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा, उनको अभी भी जो है Hyundai आईपीओ में लॉस देखने को मिल रहा होगा। Hyundai आईपीओ ऐसा अकेला नहीं है, बड़े बड़े इसमें नाम शामिल है। जो कंपनियां बहुत अच्छी थी, नामी कंपनियां थी, ब्रांडेड कंपनियां थी, फिर भी उनके आईपीओ में जो है आपको काफी वेट करना पड़ा है या फिर स्टार्टिंग में तो लॉस देखने को मिला है। जैसे कि पेटीएम बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद एलआईसी, बाप रे, एलआईसी ने तो साल 1.5 साल लोगों को वेट कराया है प्रॉफिट के लिए, लिस्ट होते ही नीचे चला गया था। फिर है एसबीआई कार्ड, बहुत बड़ा नाम है एसबीआई कार्ड भी, ओला इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सब जो है लॉस में ही आपको दिए हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि कंपनी बहुत पॉपुलर है तो मैं चेक ना करूं, बस कंपनी के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी पॉपुलर है, एलआईसी और एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियां, पेटीएम जैसी कंपनियां, ऐसा क्या रीजन था कि इसके आईपीओ में जो है लॉस देखने को मिला। तो सबसे जो इसका मेजर और इम्पोर्टेंट जो रीजन था वो ये था कि इनकी जो वैल्यूएशन थी वो पहले से ही काफी ज्यादा हाई थी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। आप मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट को जो है मार्केट में खरीदने गए हैं और आपको पता है कि वो प्रोडक्ट का दाम 10 रुपए है, लेकिन दुकानदार आपसे जो है 15 रुपए मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 15 रुपए ना दे। हो सकता है कुछ लोग 15 रुपए दे क्योंकि उन्हें वो किसी भी कीमत पे चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग 15 रुपए नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी वैल्यूएशन, उसका जो दाम है वो 10 रुपए है। वही हाल हुआ है इन कंपनियों के साथ। क्योंकि ब्रांड वैल्यू इनकी ज्यादा थी, इसीलिए वो अपने नाम को ध्यान में रखते हुए हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आए थे, जिसकी वजह से जो है मार्केट में इंटरेस्टेड लोग देखने को नहीं मिले। उसके बाद जो है इनके आईपीओ में थोड़ा लॉस देखने को मिल गया। सेकंड रीजन ये था कि प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए पेटीएम जो है ना काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे आया था, उसके बाद जो है क्या हुआ, ऊपर तो लिस्ट हुआ, पेटीएम जो है लिस्ट ऊपर हुआ था, लेकिन तुरंत गिरने लगा क्योंकि उनका प्राइस उन्होंने 2200 रुपए के आसपास रखा था, तो बहुत ऊपर की तरफ उन्होंने प्राइस रख दिया था। तो उसमें थोड़ा भी जिनको प्रॉफिट मिला वो तुरंत बुकिंग पे आ गए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट के दाम ऐसे गिरे कि आज तक जो है उठ नहीं पाया है। मतलब पेटीएम आज भी लॉस में ही है। तो दो अपने मेजर रीजन देखा जिसकी वजह से जो है ऐसा कभी कभी बड़ी कंपनियों के साथ भी हो जाता है। अब Hyundai आईपीओ का अगर आप बात करेंगे तो Hyundai आईपीओ का तो 100% ओएफएस था,
मतलब कोरिया की कंपनी है Hyundai आईपीओ, और जो भी आईपीओ में पैसा लगाया गया है वो सब उनके प्रमोटर को मिला है। इंडिया की जो फैक्ट्री है या उनकी कंपनी है उसमें लगाया नहीं गया है, बल्कि ओएफएस के थ्रू जो है उनके पुराने एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनको पैसा देके जो है वो कंपनी से एग्जिट लिए हैं। तो इस वजह से भी जो है Hyundai आईपीओ का जो आईपीओ का रेट था वो नीचे की तरफ लिस्ट हुआ, अभी भी नीचे ही चल रहा है। पर फिर भी आईपीओ शेयर मार्केट का सबसे सेफ प्रोडक्ट है, जिसमें कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न होते हैं, और कभी कभी तो पैसा भी डबल हो जाता है। अगर लॉस वाली कंपनियों के नाम है तो पैसा डबल करने वाली कंपनियों के भी बहुत सारे नाम है। जैसे कि सबसे बड़ा नाम रिसेंट में मुझे दिखता है इरिडा, जिसमें कि अगर आपको आईपीओ मिला होगा तो उसमें आपका पैसा अभी तक तो लगभग 5 गुना हो चुका है। मेरे को मिला था और मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट उसमें मिला है। उसके बाद नायका हो गया, नायका ने भी जो है पूरा मौका दिया है प्रॉफिट बुक करने का। उसके बाद आईआरसीटीसी का भी आईपीओ काफी अच्छा था। बीएसई को जानते हैं, बाप रे बीएसई के तो भाई आसमान छू रहे हैं शेयर, मुझे लग रहा है 5-6 गुना से ज्यादा ही पैसा हो चुका है। तो अभी जो लेटेस्ट आईपीओ आया था वेरे एनर्जीज, वो भी लगभग डबल कर चुका है पैसा। तो बहुत सारे नाम है जो पैसा डबल कर देता है। कब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि शेयर मार्केट का सबसे सेफ प्रोडक्ट जो है ना आईपीओ लगता है, क्योंकि उसमें कम पैसे में काफी कम दिन में, मतलब 4 या 5 दिन में ही जो है आपको रिटर्न मिल जाता है, और आप काफी अच्छे से उस पैसे को फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। बाकी सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, कई लोग लंबे समय तक उसको होल्ड करते हैं, लेकिन कई लोग लिस्टिंग के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर पैसे को रीयूज भी करते हैं। और आजकल तो आईपीओ का ट्रेंड बन चुका है, आईपीओ आ रहा है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, जीएमपी बढ़ रही है, कंपनी अगर थोड़ी भी अच्छी है ना तो आईपीओ में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो अभी मैं कुछ लेटेस्ट आईपीओ की जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उनका जो रिटर्न है वो कैसा चल रहा है या फिर कैसा लिस्ट हुआ था। तो देखिए उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी आईपीओ आया था, जो कि अभी तो माइनस में है, 5% माइनस पे है। गोदावरी लिमिटेड का आईपीओ 13% प्लस में लिस्ट हुआ था। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड है, इसमें 12% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। ओबीएफसी परफेक्शन लिमिटेड है, इसमें आपको 15% का रिटर्न देखने को मिला है। दानिश पावर लिमिटेड है, इसमें 15% का लिस्टिंग गेन मिला था। प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड, इसमें आपको 15% का माइनस मिला था। मतलब इतने सारे प्लस में आप एक माइनस देख रहे हैं। आगे देखिए दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड है, ये 19% नीचे लिस्ट हुआ था। इस कंपनी का मैंने जो है पूरा रिव्यू भी किया था, और मैंने बताया भी था कि इसको जो है आप अप्लाई करने से अवॉइड कीजिएगा, और देखिए 19% नीचे जो है लिस्ट हुआ है। वायरे एनर्जी 6% ऊपर जो है लिस्ट हुआ है, और अभी तो 81% के आसपास आपको जो है प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो Hyundai मोटर्स का जैसे मैंने बताया 5% नीचे जो है लिस्ट हुआ था, और अभी 7% का जो है माइनस में ही चल रहा है। बाकी और तो कोई ऐसा फेमस दिख नहीं रहा है जिसको मैं बताऊं। बाकी ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इसको आप जो है पॉज करके देख सकते हैं। काफी लंबी लिस्ट है, आईपीओ की भरमार थी, मतलब अक्टूबर में काफी आईपीओ आए हैं, तो आप पूरा ये जो लिस्ट है ये देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए ये है सोधानी एकेडमी, इसमें आपको 117% मतलब पैसा डबल हो गया था, और अभी 188% के आसपास का रिटर्न आपको दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल आईपीओ काफी पॉपुलर हो गए हैं, और काफी अच्छे रिटर्न देखने को जो है इसमें मिल जा रहे हैं। तो आप भी जो है ऐसे अगर अच्छी कंपनीज को चूज करके आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। अब आप कहेंगे कि पूजा इतना सब तो बता दिया, अब ये तो बताओ कि कैपिटल कितना लगेगा और अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कैपिटल की बात कर लेते हैं, रोकड़े की बात कर लेते हैं कि पैसा कितना लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीओ में कैटेगरी डिवाइडेड होते हैं, और उन कैटेगरी के हिसाब से ही जो है आपको कैपिटल लगाना होता है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से ही आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको एग्जाम में आपके कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है, वैसे ही जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल कैटेगरी के हिसाब से आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। आपका कैपिटल के हिसाब से आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप अप्लाई करते हैं। वहां पे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आपका जो कास्ट है आप उसी कास्ट में जाएंगे, लेकिन यहाँ आपके पास कैपिटल के हिसाब से ऑप्शन है कि आप कौन से कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, और अलॉटमेंट भी आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनी जो आईपीओ लेके आती है वो शेयर के हिसाब से नहीं, लॉट के हिसाब से लेके आती है। जैसे कि अगर प्रॉफिट चेन का आईपीओ आ रहा है तो पहले से डिसाइड होगा कि 20 शेयर का एक लॉट होगा कि 10 शेयर का एक लॉट होगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट चेन आईपीओ लेके आ रहा है और उसमें 10 शेयर का एक लॉट है, तो आप जो है एक शेयर में अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एक लॉट में अप्लाई करेंगे। ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कौन सी कंपनी का कितने शेयर का एक लॉट होगा ये कंपनी वाइज वेरी करता है। कंपनी बताती है कि मेरे इतने शेयर का इतना लॉट है, इसी हिसाब से जो है आप अपनी कैटेगरी चूज करते हैं, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है आप अप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको कैटेगरी बता देती हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है रिटेलर की कैटेगरी, जिसमें आप मिनिमम एक लॉट से अप्लाई कर सकते हैं।
है उसका जो अप्रोक्स कैपिटल अमाउंट है वो 15,000 के आसपास में रहता है। इसमें मैक्सिमम आप 12 या 13 लॉट में अप्लाई कर पाते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख के नीचे तक का जो है कैपिटल इसमें लगा सकते, मतलब अगर आप रिटेलर कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 12 या 13 लॉट, वो कंपनी के हिसाब से वेरी करता है, कोई 12 लॉट का देता है, कोई 13 लॉट का देता है। आप कैपिटल के हिसाब से मान लीजिए मिनिमम 15,000 और 2 लाख के आसपास का जो है मैक्सिमम रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं पे दूसरी कैटेगरी आती है एचएनआई। एचएनआई में जो होता है दो होता है, एक स्मॉल एचएनआई और एक होता है बिग एचएनआई। एचएनआई का मतलब होता है हाई वर्थ इंडिविजुअल, जो मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल तो होते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा होता है। वो अपनी कैटेगरी में भी दो पार्ट है, स्मॉल एचएनआई और है दूसरा है बिग एचएनआई। अब उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 10 लाख तक का जो है, अगर वो बिग एचएनआई है तो 10 लाख तक का जो है वो इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, मतलब आईपीओ में 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है क्यूआईबी, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, जो कि पैसा लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हो गए, जो सेबी में रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है, वो जो है क्यूआईबी कैटेगरी में आते हैं। वो 10 लाख के ऊपर का ही जो है पैसा लगाते हैं। हालांकि 10 लाख तो कम ही बोला है, उससे भी ज्यादा वो जो है पैसा लगाते हैं। 10 लाख के ऊपर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है क्यूआईबी का। चौथी जो कैटेगरी होती है वो शेयर होल्डर्स के लिए होती है। एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए कि अदानी ग्रुप का ही कोई कंपनी है, अदानी इंटरप्राइजेज उसकी पेरेंट कंपनी है और अदानी इंटरप्राइजेज का ही कोई सब्सिडरी जो है अपना आईपीओ लेके आती है, तो वो क्या करते हैं कि अपना एक कोटा अलग से दे देते हैं। मतलब अगर आपके पास उनकी पेरेंट कंपनी का एक शेयर भी है तो फिर आप शेयर होल्डर कोटे में आ जाते हैं और उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है ना वो थोड़े बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि अदानी ग्रुप का कोई और आईपीओ आ रहा है, तो अगर आपके पास अदानी इंटरप्राइजेस का एक शेयर भी है और आप उस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं जो अदानी ग्रुप ला रही है, तो फिर आपको शेयर होल्डर कोटा में भी जो है उसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसे करके अलॉटमेंट में आपको फायदा मिल जाता है। अब जैसे अभी हाल ही में जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, तो उसमें उनकी पेरेंट कंपनी का एक भी शेयर जिनके पास था तो वो जो है शेयर होल्डर कोटा में थे और उनको जो है अलॉटमेंट में काफी सुविधा मिली थी, मतलब उनके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए थे। तो ऐसे करके अगर कोई कंपनी आ रही है जिनकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है और उनकी कोई सब्सिडरी कंपनी आ रही है, उन्हीं के ग्रुप की दूसरी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है, तो वो अगर कोटा लाना चाहते हैं तो वो शेयर होल्डर कोटा ला सकते हैं। बाकी ये जो 3 कैटेगरी थी, रिटेलर, एचएनआई और क्यूआईबी, ये मेन रहता है, ये सारे आईपीओ में देखने को आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बता देती हूँ कि ये जो भी कैटेगरी है इनका रिजर्वेशन पहले से फिक्स होता है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए कि प्रॉफिट चेन अपना आईपीओ लेके आई है, उसमें 100 लॉट का जो है शेयर अलॉट किया गया है कि 100 लॉट जो है आप परचेज कर सकते हैं, तो पहले से ही डिसाइडेड होगा कि 30% शेयर क्यूआईबी के लिए होंगे, 30% शेयर रिटेलर के लिए होंगे और 30% जो है एचएनआई के लिए होंगे। 10% जो है वो आप शेयर होल्डर कोटा में या फिर कोई भी उनका अदर कोटा होगा तो उसमें वो अलॉट कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो भी 100% आईपीओ आ रहा है उसमें पहले से ही रिजर्वेशन तय होता है, फिक्स्ड होता है, कौन सी कैटेगरी को कितने शेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा। ये तो पूरा कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन था। अब बात आती है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, आप डीमेट अकाउंट में जाइए, अपने डीमेट में जाके जहां पे आप आईपीओ सेक्शन में जाएंगे वहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। और सभी कंपनी जो भी आईपीओ लेके आती है उनके सारे डेट फिक्स होते हैं, जैसे कंपनी के आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेंगे, फिर ये भी फिक्स होता है कि कंपनी का जो अलॉटमेंट है वो किस दिन होगा, फिर रिफंड डेट भी फिक्स होती है और किस दिन लिस्टिंग होगा ये भी फिक्स होता है। आप मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर जो है कोई भी कंपनी जो आईपीओ लेके आती है 5 दिन के अंदर आप अप्लाई, मतलब 3 दिन का समय होता है जब आप अप्लाई कर पाते हैं, उसके बाद 1 दिन छोड़ के ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है। कई बार सेम डे पे रिफंड आता है, कई बार उसके बाद वाले दिन रिफंड आ जाता है और फिर 1 या 2 दिन छोड़ के जो है आपका लिस्टिंग भी हो जाता है। तो इतने कम समय में कम रिस्क में जो है इतना हाई रिटर्न किसी भी प्रोडक्ट में शेयर मार्केट में नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि शेयर मार्केट का सबसे सेफ प्रोडक्ट आईपीओ ही है। कौन सी कंपनी का आईपीओ कब आएगा, कब लिस्ट होगा, ये सारा डिटेल आपको डीमेट अकाउंट में ही मिल जाएगा। वहां से जाके आप अप्लाई भी इजीली कर सकते हैं। बाकी कौन सी कंपनी कब आईपीओ लाने वाली है और उस आईपीओ में आपके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे है, ए से लेके जेड तक रिसर्च मैं आपके लिए इस चैनल पे, प्रॉफिट चेन पे लाती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आप कहेंगे कि अब तो मैंने अप्लाई भी कर लिया, तो क्या मैंने अप्लाई किया मतलब मुझे आईपीओ मिल ही जाता है क्या, सबको आईपीओ मिलता है क्या? तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि मैंने बताया, हर कंपनी का कैटेगरी वाइज फिक्स होता है कि किस कैटेगरी में कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे, उस हिसाब से ही अलॉटमेंट किया जाता है।
जरूरी नहीं है कि आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा ही। ये बात जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे भी निर्भर करती है। मान लीजिए कि अगर 100 लॉट का जो है आईपीओ इशू किया गया है और उसके लिए 200 लॉट के लिए अप्लाई किया गया है, 200 लॉट के लिए 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो फिर जो है कैसे अलॉटमेंट होता है कैटेगरी वाइज। पहला तो अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज होता है कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में कितने शेयर के लिए अलॉटमेंट है, उस हिसाब से जो है आपके पैन कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। ये एक लॉटरी सिस्टम टाइप का है। रैंडमली पैन कार्ड को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपका पैन कार्ड सेलेक्ट होता है तो फिर आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एग्जाम में तो आप अपनी मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं, लेकिन यहाँ मेहनत नहीं, यहाँ लक का खेल है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आईपीओ कुछ हद तक लक का खेल है। आपको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं ये आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पैन कार्ड सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। अब जो बड़े-बड़े आईपीओज आते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें इतना ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाता है, इतना ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है कि रिटेलर्स को तो फिक्स कोटा है। मैं मानती हूँ कि फिक्स कोटा है, लेकिन मिलता ही नहीं है। मुझे किसी भी बड़े आईपीओ में आज तक अलॉटमेंट मिला ही नहीं है। ये मेरा बैड लक है। तो ऐसा होता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है लक का गेम होता है। अब मुझे पता है, अब आप कहेंगे कि पूजा कोई ट्रिक बताओ जिससे कि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं होता है जिससे कि किसी के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएँ। जैसा मैंने बताया पैन कार्ड जो है रैंडमली सेलेक्ट होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये कर लो ऐसे बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किस कैटेगरी में जो है अप्लाई कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। उस कैटेगरी में भी जो है हर कैटेगरी में जो है पैन कार्ड से ही सिलेक्शन होता है। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास 2-3 जो है डीमेट अकाउंट होता है, तो वो दोनों तीनों डीमेट अकाउंट से जो है सेम कंपनी के आईपीओ को जो है अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फॉर्म होता है वही रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर रैंडम सिलेक्शन की बात ही नहीं आती है। आपका फॉर्म ही जो है अनक्वालिफाइड हो जाता है, मतलब वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के नाम से भी जो है डीमेट अकाउंट ओपन करके रखिए। और जब भी कोई बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें तो मुझे अलॉटमेंट मिलना ही चाहिए, काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, तो आप फैमिली मेंबर के नाम से भी जो है उनके डीमेट अकाउंट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है जिससे कि आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने नाम से 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे डीमेट अलग हो लेकिन पैन कार्ड आपका सेम ही है। तो उस इसको आप जो है यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपका एप्लीकेशन ही जो है रिजेक्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि चलो यहाँ तक मुझे सब समझ में आ गया कि अलॉटमेंट मिलना या फिर अलॉटमेंट नहीं मिला तो मुझे पैसा भी आ गया। लेकिन जब अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट मिल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है और कैसे करना है हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या होता है कि अलॉटमेंट मिलने का आपको मैसेज आ जाता है। उसके बाद लिस्टिंग डे के दिन पे शेयर मार्केट में आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए, अब वो आईपीओ नहीं रहा, जब वो लिस्ट हो गया तो फिर वो शेयर मार्केट का जो है नॉर्मल शेयर बन जाता है। उसके बाद कोई लॉट की पाबंदी नहीं रहती है। उसके बाद अगर आपका एक कंपनी में 20 शेयर का एक लॉट भी है, तो आप उसके एक शेयर को भी बेच सकते हैं, या फिर आप उसके पूरे शेयर को बेच सकते हैं, या फिर सालों महीनों दिनों हफ्तों जितने दिन आपको रखना है उतने दिन तक जो है आप उसको अपने पास रख सकते हैं। आप चाहे तो इमीडिएटली बेच दीजिए, चाहे तो सालों साल अपने पास रखिए, ये आपके ऊपर है। अब आप उसके मालिक बन चुके हैं, आपको जो करना है करिए। एक शेयर बेचना है एक शेयर बेचिए, 20 शेयर बेचना है 20 शेयर बेचिए, अपने पास रखना है अपने पास रखिए, वो शेयर आपका हो गया। तो लिस्टिंग के बाद स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, ये तो अपना अपना सबका अलग स्ट्रेटेजी होता है। कुछ लोग लिस्ट होते ही बेच देते हैं, लिस्टिंग गेन में जो बेनिफिट मिल गया, फिर वो नेक्स्ट आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे करके अपने पैसे को यूज करते हैं। कई लोग जो है लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आधी क्वांटिटी बेच देते हैं, आधी क्वांटिटी को रखे रहते हैं। तो ऐसे करके सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। आपकी जो मर्जी आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। शेयर आपका, पैसा आपका, जो मर्जी वो कीजिए। अब एलआईसी का अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, तो एलआईसी का जो आईपीओ था वो नीचे की तरफ लिस्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट में अगर देखेंगे तो वो अपने आईपीओ के प्राइस के ऊपर जा चुका है। मतलब जो भी उनमें आईपीओ में पैसा लगाया होगा वो जो है ना, वो अब प्रॉफिट में चला गया होगा। हाँ, वेट करना पड़ा, 2 साल वेट करना पड़ा, लेकिन प्राइस आ गया। अब आप चाहे तो एक स्ट्रेटेजी ये भी कर सकते हैं कि आप प्राइस डिसाइड कर लीजिए, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए। आपको जितना स्टॉप लॉस रखना है उसको आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर प्राइस उसके नीचे जाएगी तो फिर आपका सेल हो जाएगा, आप उतना लॉस बुक कर लीजिए, या फिर अपने टारगेट लगा लीजिए कि इतना जाएगा तो मैं इतना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ऐसे करके अलग अलग स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाना है, कितने टाइप के होते हैं, इन सबका जो है एक स्टॉप लॉस का मास्टर क्लास, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब मुझे लगता है कि आईपीओ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या सस्पेंशन आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि मैंने लगभग सभी चीजें कवर कर ली हैं। अगर कुछ मेरे से रह गया है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, मैं जरूर उस टॉपिक को भी फिर से कवर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।